कंजस्टेड एरियाज हैं, वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, नाली नहीं है, तो क्या होता है गाइस कि सड़क पे पानी बहता बहता और आस पास के नदी में मिलता है और फिर नदी के माध्यम से वो समंदर में। तो मिला जुला के, क्योंकि सभी जो है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे नदी है वो समंदर से, तालाब का पानी नदी में जाता है, फिर बारिश का पानी बहता बहता, तो सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इससे क्या हो रहा है गाइस कि सीवेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अब नाला का हर जगह पे तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है नहीं, तो जिस वजह से क्या हो रहा है कि बड़ी नुकसान हो रही है। क्योंकि देखिए कूड़ा तो हर तरह का होता है ना, अब अस्पताल से भी कूड़ा निकलता है जिसको आप माइक्रोबियल पैथोजन कहते हो। अब किसी को इंजेक्शन लगा, किसी को मान लीजिए कि सर्जरी होता है तो उसमें वेस्ट है, किसी को और तमाम चीज़ें जो हॉस्पिटल का कूड़ा है ना जिसको आप कहते हो माइक्रोबियल, वो तो बड़ा खतरनाक है। अब मान लीजिए किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी का सर्जरी हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, उसमें जो आपका निकल रहा है जो भी मेडिसिन और तमाम चीज़ें सर्जिकल आइटम्स, तो वो भी तो आपका उसी पानी में मिल रहा है ना। और फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट अलग, तो ये एक बड़ा कारण है। दूसरा एसिडिफिकेशन भी हुआ है, क्योंकि जो हमारे वाटर के जितने भी सोर्सेस हैं, चाहे वो लेक्स हो या रिवर हो या पॉन्ड हो या ओशन ही क्यों ना हो, हर जगह हमने उसको एसिडिक किया। क्योंकि अब आपको पता ही कि समंदर वगैरह में भी कई चीज़ें हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं समंदर के नीचे से। तो ये जो निकालने की प्रक्रिया है वो बड़ी मतलब कि कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि समंदर के अंदर खुदाई करना तो भैया कभी भी आसान नहीं हो सकता ना। तो कितना मेहनत लगता होगा, कितना मशीन लगता होगा, कितना केमिकल लगता होगा, तब जाके आप समंदर के नीचे से जो है संसाधन यानी रिसोर्सेज को ड्रेन करते हो, निकालते हो। तो उसमें बड़ी दिक्कत है। फिर फ्लोरीड, आजकल ये भी देखा जा रहा है कि पानी की मात्रा, पानी में कई चीज़ें बढ़ रही है, जैसे फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है ना। इससे क्या हो रहा है कि भाई दांत में पीलापन आना, जैसे खास करके राजस्थान का एरिया है, हरियाणा का, भारत की अगर हम बात करें तो ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे वाटर में फ्लोरीड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो उसमें उससे क्या हो रहा है कि दांत में पीलापन आ रहा है। ठीक है, और भी फ्लोरीड का मात्रा ज़्यादा होने से और भी बड़ा नुकसान है। इसके अलावा गाइस आर्सेनिक की अगर हम बात करें तो वाटर में आर्सेनिक की मात्रा भी बढ़ी है, जिसकी वजह से स्किन डिजीज आप देख रहे हो ना, जो चर्म रोग जिसको आप कहते हो, वो बहुत बढ़ा है भारत में, खास करके पश्चिम बंगाल की तरफ या उधर की क्षेत्र, असम, पश्चिम बंगाल वगैरह, वहाँ पे आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा पाई जा रही है पानी में। जिसका रीज़न ये है कि उधर स्किन से रिलेटेड डिजीज देखने को मिल रहा है। अगर डिजीज़ की बात करें गाइस, तो अगर आप गंदा पानी पीते हो तो कई तरह के डिजीज़ आपको हो सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस, बहुत ही बुरी बीमारी है हेपेटाइटिस। फिर क्लोरा है, दस्त है, टाइफॉइड है। तो ऐसे नाना प्रकार की बीमारियां हैं, एन नंबर ऑफ डिजीज़ हैं जो अगर आप गंदा पानी पियेंगे तो कई तरह की बीमारियां आपको हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद गाइस अगर हम साउंड पॉल्यूशन की बात करें तो साउंड भी एक तरह का पॉल्यूशन है। देखिए कुछ तो साउंड ऐसे होते हैं जो बड़े प्लीजेंट होते हैं, बड़े प्लेजरेबल होते हैं, जैसे गाना वगैरह आप सुनते हो, एक मतलब अगर एक प्रॉपर बीट, एक प्रॉपर आवाज़ जितनी प्लीजेंट वॉइस को, तो अच्छा लगता है। लेकिन मान लीजिए वही तेज तेज बजने लग जाए, मान लीजिए कोई गाना है उसको बिल्कुल तेज हाई वॉल्यूम में बजा दो, तो क्या होता है, इरिटेशन होता है ना, गुस्सा, फिर आगे चल के हार्ट से रिलेटेड इश्यूज। तो साउंड पॉल्यूशन भी बहुत कॉमन है, क्योंकि आप देखते हो इंडस्ट्री है या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या और भी है, मान लीजिए कि आतिशबाजी है, तो या एयरप्लेन्स वगैरह हैं। तो साउंड पॉल्यूशन के भी कई सारे सोर्सेस हैं, कोई एक सोर्स है ऐसी बात नहीं है। साउंड पॉल्यूशन की भी अगर हम बात करें तो एन नंबर ऑफ सोर्सेस हैं जहाँ से ध्वनि प्रदूषण होता है, जो कि हमारे हेयर सेल्स को क्या करता है, डैमेज करता है। अब जो ऐसे क्षेत्र में मान लीजिए कि आपने अपने जीवन का 10-12 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे जगह पे नौकरी की जहाँ पे, जैसे मान लो जो लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन मतलब जहाँ घर बन रहा है, अपार्टमेंट बन रहा है, या मान लीजिए कोई इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ बहुत आवाज़ होती है, आप देखिएगा ऐसे लोग बहुत जल्दी बहरे हो जाते हैं, या कम कम आवाज़ में नहीं सुन पाएंगे, जोर से बोलिएगा तब सुनेंगे। या ऐसे एरियाज में आप रह रहे हो जहाँ दिन रात ट्रेन चल रहा है, कुछ ना कुछ मतलब आवाज़ होती है, तो वहाँ क्या हो रहा है ना कि इरिटेशन होता है। क्योंकि आवाज़ से क्या होगा, पहले इरिटेशन होगा, गुस्सा आपका बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, आगे चल के आपका जो ब्लड है वो थोड़ा गाढ़ा होने लग जाएगा, फिर आगे चल के हार्ट में इशू आती है, फिर हार्ट अटैक से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें साउंड पोल्यूशन से देखने को मिलती हैं। नॉइज़ पोल्यूशन कहाँ कहाँ से हो सकता है, एक तो हवाई जहाज़, जैसे एयरप्लेन्स जो चलता है, हम लोग तो चलिए इंसान तो धरती पे कर ही रहा है, आसमान में भी साउंड पोल्यूशन होता है ना। जैसे एयरप्लेन जब टेक ऑफ करता है, उड़ता है, तो देखते हैं कितना शू, कितनी तेज आवाज करता है, और फिर आसमान को एकदम चीरता हुआ, ऊपर बादल को चीरता हुआ जाता है, तो वो भी एक ध्वनि प्रदूषण का बड़ा फैक्टर है। इसके साथ ही भाई जो नए शहर आजकल बन रहे हैं, हर जगह देख रहे हो
कि भाई कुछ ना कुछ बन रहा है, अपार्टमेंट बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, होटल बन रहा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, है ना, घर वगैरह। तो वहाँ पे भी काफ़ी साउंड पॉल्यूशन होता है। एंटरटेनमेंट, इससे भी कम नहीं हुआ तो भाई आजकल जो एंटरटेनमेंट है, गाना तेज बजा देना या आतिशबाजी वगैरह, इंडस्ट्रियल मेथड्स, साउंड्स, तो ये सारी चीज़ें हैं जो करते हैं। इसके अलावा गाइस रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर पदार्थ, जैसे कई सारे ऐसे न्यूक्लियर एलिमेंट्स हैं, है ना, जैसे कई सारे होते हैं ना, बॉम्ब वगैरह बनते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो उससे भी ये होता है। और अब तो क्या है, देखो हर जितने भी कंट्रीज हैं सभी न्यूक्लियर पावर है, सभी के पास अपना न्यूक्लियर वेपन है। या और भी कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं ना इंडस्ट्री वगैरह में, जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जैसे थोरियम हो गया, रेडियम हो गया, रदरफोर्डियम, तो ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन टच में नहीं आना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि ह्यूमन डैमेज हो सकता है, कई तरह की बीमारियां और एलर्जी हो सकती है, डेथ भी हो सकता है। तो अब क्या है कि कई सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी कॉमन हो रहे हैं, वो भी अर्थ पे आ गया है, या वो ह्यूमन के टच में आता है, तो उससे भी बहुत काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हुई है। और कई सारे ऐसे फैक्ट्रीज भी हैं गाइस जो मान लीजिए न्यूक्लियर बनाते हैं, है ना, न्यूक्लियर बनता है, जैसे कई सारे पावर प्लांट हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो वहाँ से भी जो कूड़ा वगैरह निकलता है वो भी काफ़ी मतलब जानलेवा है। क्योंकि कूड़ा निकलता तो है, बट अल्टीमेटली तो वो कहाँ मिलेगा, सोसाइटी में ही तो मिक्सअप होगा ना, आसपास की नदियों में ही तो मिक्सअप होगा, समंदर में ही तो होगा। तो मिला जुला के उसको यूज़ तो हम ही को करना है। तो वो काफ़ी ये कर रहा है। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन, आजकल आप देख ही रहे हैं जितने भी देश हैं सब सब न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है, हर कोई न्यूक्लियर का टेस्टिंग कर रहा है। और न्यूक्लियर का टेस्टिंग कहाँ होता है, समंदर में ही होता है, जैसे भारत में भी हुआ है किसी ज़माने में। अमेरिका, जितने भी देश के पास मान लीजिए परमाणु बम है, तो परमाणु की टेस्टिंग कहाँ होती है, समंदर में। तो समंदर कितना, मान लीजिए कि आप अब आप ये लगाइए कि कितना दूषित होता होगा इसकी वजह से, है ना। तो ये कई तरह के वेस्ट हैं जिससे कि ह्यूमन के हेल्थ पे अगर हम बात करें तो आज के समय में बहुत ही मतलब इसका हम कह सकते हैं कि दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है, जिसको समय के साथ हमें चेक करने की आवश्यकता है, कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ठीक है। इसके अलावा गाइस जो दूसरा टॉपिक हमारे पास है, वो जो आज के टाइम पे जो एनर्जीज हैं, आपको पता है कि अब हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं समय के साथ। पहले क्या था, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग मतलब रिलाय ऑन करते थे, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, जो भी मतलब नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है, एक बार खत्म हो गया तो दोबारा बनाने में हज़ारों साल लग जाएगा, तब तक हम लोग कितना जनरेशन बीत चुका होगा। तो इसलिए हम लोग उसको नॉन रिन्यूएबल ही मानते हैं। तो पेट्रोल क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, एक बार ख़त्म हो जाएगा, दोबारा थोड़ी ना बनेगा, बनने में 5,000 साल लगेगा, तब तक तो हम आप कहाँ रहेंगे पता नहीं। डीजल है, केरोसिन है, एलपीजी है, तो और दूसरा प्रदूषण भी करता है, इको फ्रेंडली भी नहीं होता है। तो ऐसे में गाइज अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने आपको एसडीजी में भी पढ़ाया था ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, कि हमने 2015 से क्या किया कि प्रॉपर शिफ्ट कर रहे हैं। यानी हमारी जो भी ऊर्जा है ना, जो भी हम लोग एनर्जी कंज्यूम करते हैं, वो सारी की सारी हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचर बेस्ड। क्योंकि नेचर बेस्ड से क्या होगा ना कि वो प्रदूषण नहीं करेगा, एक, दूसरा कॉस्ट कटिंग हो जाएगा, क्योंकि नेचर से रिलेटेड है ना, तो पैसा कम लगेगा। जैसे बिजली का बिल अभी कितना ज़्यादा आ रहा है गर्मी के मौसम में, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार एसी चलाइएगा तो पता नहीं कितना आता है। लेकिन अगर सोलर, अगर हम लोग ये जो नेचुरल एनर्जी का जो सोर्स है प्रोडक्शन, इससे क्या होगा, बिजली का कॉस्ट भी जीरो हो रहा है, प्रदूषण भी नहीं हो रहा है, और लंबे समय तक ड्यूरेबिलिटी भी बहुत है, बहुत लंबे समय तक चलता है, तो भाई फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ऐसे में गाइस, अच्छा, दूसरी बात ये है गाइस कि किसी भी देश में जो है ना, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कोई देश कितना विकसित है ये जानने के लिए हम क्या क्या देखते हैं कि वो देश कितना एनर्जी यूज़ करता है। अमेरिका सबसे ज़्यादा डेवलप क्यों है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन सबसे ज़्यादा है। क्योंकि आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके यहाँ फैक्ट्री ज़्यादा चल रही है, आपके यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है। चाइना में एनर्जी ज़्यादा, लेकिन एनर्जी तो देखो कंजप्शन होगा, वो तो खैर नहीं रुक सकता। पर हम लोग एनर्जी को अगर नेचुरल कर दें, यानी जो एनर्जी हम लोग चला रहे हैं, जो पेट्रोल से चला रहे हैं, डीजल, अगर हम लोग उसको रिप्लेस कर दें सोलर से, इलेक्ट्रिक से, या इस तरह की चीज़ों से, तो भाई फिर मतलब कि प्रदूषण भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा, कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगा। तो इसलिए एनर्जी के लिए गाइस आज के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेचुरल सोर्सेज पे शिफ्ट हो रहे हैं, जिसको आप लोग कह सकते हो कि रिन्यूएबल, जो रिन्यू हो सके। क्योंकि नॉन रिन्यूएबल तो हमने यूज़ करके देख लिया, जैसे कोयला है, पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह, तो ये तो हमने यूज़ किया, अभी भी करते हैं, इसका नुकसान ही नुकसान है।
पैसा भी ज़्यादा लगता है, नुकसान भी बहुत होता है, प्रदूषण भी होता है, पर्यावरण भी खराब हो रहा है। तो इसलिए अब हमारा मेन टारगेट ये है कि हम लोग रिन्यूएबल पे शिफ्ट करें, जिसके लिए लगातार कॉन्टिन्यूअस एक एफर्ट इंसेसेंट लग रहा है। हम सब लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। ठीक है, जैसे बायोमास है या बायोगैस है, बायोडीजल है, मतलब कोई भी चीज़ जो कि नेचुरल हो, जिससे प्रदूषण ना हो। और दूसरा कि कॉस्ट कटिंग हो, कम कम से कम पैसे में हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा यूज़ कर लें। ऐसे ही जल विद्युत ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है, जिसको आप जियोथर्मल एनर्जी कहते हो, बायोमास है, बायोगैस है, बायोडीजल है। मतलब कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं ना, कई तरह के ऐसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास तरीका है, जैसे कि हम क्या बना सकते हैं, एनर्जी बना सकते हैं, ऊर्जा बना सकते हैं। और वही ऊर्जा फिर क्या यूज़ होगा, बिजली में। वही ऊर्जा से आप चलाइए, सर ये मतलब कि ओटीसी ऊर्जा एनर्जी कौन सी है? ओटीटी मतलब टाइडल वेव हो गया, जो ओटी ओशन। हाँ, ओटीईसी। ओटीईसी का मतलब यही क्या हो गया, ओटीईसी का मतलब रिलेटेड टू जो हमारे टाइड्स वगैरह आते हैं ना, ओशन से रिलेटेड है ये। देखते एक सेकेंड। ओटीईसी का जो है वो हो गया ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। जो ओशन है ना, समंदर का जो पानी है, तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमने बनाई है जिससे कि हम ओशन के जो समंदर का जो तूफान उठता है ना, जो जो वेव्स उठते हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी में आजकल कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी समंदर में जो उफानें उठती है ना, जो उफान जिसको वेव्स कहते हो आप, तो उसको भी हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट करने का टेक्नोलॉजी आ गया है। तो दैट इज ओटीईसी। इसका मतलब जो फुल फॉर्म क्या हो गया, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, तो इसमें हम लोग ओके। ओशन को एनर्जी के तौर पे यूज करते हैं। तो ये सारे मतलब मिला जुला के गाइस नेचुरल है ना, देखो ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। चाहे वो समंदर हो, चाहे वो सन हो, या और भी ऐसी जैसे बायोगैस वगैरह है, वो तो पेड़ से या गाय के गोबर से या जो भी जानवर वगैरह है ना, उसके वेस्ट प्रोडक्ट से। तो कुछ ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगी, जो हमेशा नेचर में रहेगा। तो इन चीज़ों के माध्यम से हम करते हैं। मैम टाइडल एनर्जी भी वही है, टाइडल, ये जो टाइड्स आते हैं ना, ये भी समंदर से ही रिलेटेड है। ओशन से, सी से, समंदर में टाइड्स आता है ना, जो तेज, बिल्कुल कभी कभी देखते हो ना, बिल्कुल पानी में एकदम तेज उफान आ जाता है, बिल्कुल सी लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, जिसको तूफान वगैरह में होता है ना। समंदर में भी तो तूफान आता है ना। तो उसको भी हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू आजकल टाइड्स को भी ना एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी है, उसको गवर्नमेंट करती है। इसके अलावा गाइस कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब वही होता है ना, पारंपरिक, जो पिछले 100-200 साल से हम कर रहे हैं, कोयला वगैरह, पेट्रोल, डीजल, ये पारंपरिक है। ठीक है, लेकिन अब आज के टाइम पे गाइस अब क्या हो गया, हम लोग अब मॉडर्न हो गए, तो नॉन कॉन्वेंशनल यूज कर रहे हैं अब। गैर परंपरागत जो हम लोग खुद से बना रहे हैं। अब तो एनर्जी हम खुद से बना रहे हैं, जैसे सोलर पैनल देखिए ना, अब कितना, अब तो मैं जहाँ जाता हूँ वहीं देखता हूँ सोलर पैनल लगा हुआ है। और अगले 5 साल, 5 साल तो नहीं, लेकिन 10 साल में मुझे लगता है कि भारत के हर कोने में, गांव में, कस्बे में, शहर में, मतलब प्रखंड में, हर जगह पे आप गई जहाँ देखिएगा, घरों में भी इवन, आपको 10 साल में आप देखिएगा हर जगह आपको सोलर नजर आएगा। अभी ही आ रहा है, लेकिन 10 साल में पूरा, मतलब मैक्सिमम जगहों पे सोलर आपको। तो ये सब क्या है, अब इसमें कॉस्ट कटिंग भी बहुत हो गया, पैसा भी बचता है, ऊर्जा भी बचता है, इको फ्रेंडली भी है। इसके अलावा गाइस जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। अब जो बड़े बड़े वाटरफॉल आप जाते हो ना घूमने समर ब्रेक वगैरह में, वाटरफॉल है या समन, या मान लीजिए पानी, नदी है, डैम है, कई सारे डैम अब भारत में हो गए, उससे भी मान लीजिए हम लोग ऊर्जा बना लेते हैं। बायोमास है, टाइड्स है, तो कई सोर्सेस हैं। इट मीन्स हमें मिला जुला के जो नेचर है, नेचर ने हमें कई चीज़ें दी है, उसको यूज़ बस करना है, उसको कर भी रहे हैं। ठीक है, तो जिससे मतलब हमारा मेन मकसद यही है कि हमारा प्रदूषण कम हो, हमारा पॉल्यूशन जो है वो क्या हो, कम हो, पॉल्यूशन भी कम हो, और हमारी ऊर्जा भी जो है वो बन जाए, इसका हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं। और ये फोकस है इसकी 2030 तक, जो अभी 4 साल में आने वाला है ना, तो 2030 तक जो बिजली उत्पादन है उसका 40% हम लोग रिन्यूएबल से ही करेंगे। यानी पूरे भारत में जो बिजली यूज हम कर रहे हैं ना, पूरे इंडिया में, तो उस पूरे बिजली का 40% हम लोग 2030 तक का टारगेट है कि उसको पूरा हम नेचुरल कर देंगे। अब आप लगाइए, करीब करीब भारत की जितनी बिजली कंजप्शन हो रही है पूरे भारत में, उसका करीब करीब आधा,
आप सोचिए प्राकृतिक हो जाएगा वो भी आने वाले 4 साल में। और 2040 तक तो पूरा 100% करने का लक्ष्य है कि 2040 तक तो भारत में जो बिजली यूज होगी वो सारे नेचुरल ही होंगे। नेचुरल मतलब जो प्रदूषण ना करे, इको फ्रेंडली हो, जिसको बनाना भी आसान है और यूज करना भी आसान है और कभी खत्म भी नहीं होगा। तो इसलिए गाइज इन तमाम चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, टाइडल एनर्जी हो, ओशन एनर्जी, मतलब जितने भी नेचुरल सोर्सेस हैं सभी पे फोकस करके और उसकी हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही है। अच्छा, सरकार ने भी कई सारे स्कीम्स निकाल दिए हैं, क्योंकि देखो जनता तो तभी जुड़ती है ना जब उसको कुछ सब्सिडी मिले, चीज़ें सस्ती मिले, सरकार उसको प्रोत्साहन दे। तो आप देख ही रहे हो कितना प्रचार प्रसार हो रहा है, सब्सिडी भी चल रहा है ना, सोलर पैनल वगैरह में गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखा है। अगर कोई चीज़ मान लीजिए 50,000 का है तो उसमें सरकार आपको 25-30,000 दे देती है, आपको 10,000 ही पे करना पड़ेगा। इस तरह का भी आजकल स्कीम चल रहा है। अगर आप पूरे घर में मान लीजिए कि आपका 2-3 कमरे का घर है, अब आप पूरे घर पे सोलर पैनल लगवाइएगा। अभी तो मान लो बिजली बिल आता है ना हर महीने 2,000, 3,000, 5,000, डिपेंड करता है कितना आप यूज़ करते हो। पर सोलर पैनल अगर आप लगाएंगे तो इंस्टॉलेशन का खर्च तो देखो लगता है, मुझे लगता है 1 लाख 1.5 लाख भी लग सकता है इंस्टॉलेशन। उसमें सरकार कुछ सब्सिडी दे देती है, तो डिपेंड करता है कितना। बट एक बार इंस्टॉलेशन लग गया तो आप अगले 5 साल 10 साल तक आराम से यूज़ करिए। बस समय समय पे क्या होता है, बैटरी बदलना होता है, वो भी 10-10 साल 5 साल के बाद। तो मिला जुला के काफ़ी सस्ता है, बिजली बिल तो महीने में आएगा नहीं, फ्री हो जाता है ना सोलर पैनल लगाने से। तो वन टाइम कॉस्ट है, लेकिन वन टाइम कॉस्ट में भी सरकार क्या करती है, आपको सब्सिडी दे देती है। अगर मान लीजिए कि टोटल खर्च 1 लाख रुपए का है पूरे घर में सोलर लगाने का, तो सरकार आपको 40,000 रुपये दे देगी, तो 60,000 ही पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से काफ़ी प्रोत्साहन, कई सारे स्कीम्स भी चल रहे हैं गवर्नमेंट के, ताकि लोग इससे आकर्षित होकर के ये यूज़ करें। इसके अलावा कई नेचुरल बायोगैस और मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम चल रहा है बायोगैस से रिलेटेड, क्योंकि हमारे यहाँ तो देखो इंडिया तो एक एग्रो बेस्ड कंट्री है। तो हमारे यहाँ पे कैटल्स वगैरह बहुत होते हैं, गाय भैंस, उसका गोबर है या जानवर वगैरह, तो उससे रिलेटेड कई सारे हम लोग एनर्जी बना ले रहे हैं। सोलर के लिए लोन भी मिल रहा है बहुत आसानी से, जैसे आप अपना फाइनेंस वगैरह कराते हैं कोई सामान, वैसे ही सोलर के लिए भी लोन है। अगर आप मान लीजिए सोलर लगाना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है, तो तुरंत फाइनेंस हो जाएगा, सरकार ने पूरा स्कीम दे रखा है। तो फाइनेंस होना बहुत आसान है, कोई भी बैंक आपको सोलर के लिए फाइनेंस कर देगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के स्कीम के तहत आता है ना। तो कोई भी जो गवर्नमेंट बैंक या कैसे भी बैंक, तो आपको फाइनेंस कर देगा। तो आपने घर में लगा लिया और उसको इंस्टॉलमेंट में पे करते रहिए, आपका बिजली बिल भी ज़ीरो हो गया, चाहे एसी चलाइए चाहे फ़ैन कुछ भी चलाओ, बिजली बिल ज़ीरो हो गया। तो कई तरह की व्यवस्थाएं मतलब गवर्नमेंट ने दी है और प्रमोशन भी कर रहे हैं, ताकि लोग इस पे अब अडॉप्ट करें ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही गाइस। आज हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी, डिस्कस की एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। कल हम मिलेंगे तो और बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप में से किन्हीं को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर, हम्म, सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है? स्पेलिंग बताइए एक बार। SENDAI, सेंडाई, FRAMWORK। सेंडाई फ्रेमवर्क, देखिएगा ये सेंडई सेंडई फ्रेमवर्क जो है ना, ये एक तरह से डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम है। 2015 से 2030 तक ये चल रहा है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, सतत विकास लक्ष्य 2015 से 2030, वैसे ही सेंडाई भी एक तरह से ढांचा, एक फ्रेमवर्क है सरकार का। इसका मेन मकसद क्या है, डिजास्टर को कम करना। जो भारत में डिजास्टर आता है ना, आपदा आता रहता है ना, उसको कैसे हम कर सकें। तो उसके लिए ग्लोबल एग्रीमेंट, मतलब भारत ही नहीं पूरे विश्व के स्तर पे यूएन के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से एक वैश्विक समझौता हुआ है कि हम लोग पूरे विश्व में, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, हम लोग कैसे डिजास्टर को कम कर सके, उसके लॉसेस को। क्योंकि आपको पता ही है जैसे भूकंप आता है, बाढ़ आता है, या सुनामी आती है, या कोई भी वॉल्केनो आता है, कितने लोग मारे जाते हैं, कितना घर ढह जाता है, टूट जाता। तो इसको कम कैसे करें। तो इसके लिए एक स्कीम सरकार ने चलाया है, जिससे कि ऐसी स्थिति में एक तो डिजास्टर को हम कम करें। ठीक है, कुछ कुछ भी ऐसा ना करें जिससे डिजास्टर आए, भूकंप आए या बाढ़ आए या सुनामी जो भी। और इसमें लोगों की जान बचाना, लोगों के हेल्थ को कैसे हम बचा सकते हैं, इकोनॉमिकली अगर कोई इंसान कमज़ोर हो गया तो उसको, तो ये एक तरह से मिला जुला के डिजास्टर को कम करने के लिए एक प्रोग्राम है जो यूएन के द्वारा चलाया गया है, और पूरे वर्ल्ड में इसको मतलब फॉलो किया जाता है। ठीक है,
इसमें क्या है कि प्रिपेयर्डनेस, यानी कि आप पहले से तैयार रहे। देखिए, कोई भी डिजास्टर आने वाला है ना, पहले से तैयार रहने से क्या है कि आपको उसका उतना नुकसान नहीं होता। अगर आपको पहले ही पता लग गया भैया मेरे इलाके में अगला महीना बाढ़ आने वाला है, पहले ही सतर्क आप हो जाइएगा। या आपको पता लग जाए कि अब मेरे यहाँ पे बहुत तेज बारिश होगी, तूफान आएगा, पहले ही सतर्क हो जाइए। तो ये आपको क्या करता है, पहले से ही प्रिपेयर कर देता है, ताकि आप आगे के जो भी जोखिम है वो कम से कम हो, रिस्क रिस्क आप ले सकें। ठीक है। या घर वगैरह जैसे आजकल देख रहे हैं ना, अपार्टमेंट बन रहा है, या घर जो नए कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं ना, वो ऐसे बनाए जाएं कि डिजास्टर आए तो भैया उसको सह सके। ऐसा नहीं कि थोड़ा भूकंप आया, पता लगा पूरा 30 मंजिल का मकान गिर के स्वाहा हो गया। तो इस तरह की चीज़ों को मतलब इसमें किया जा रहा है कि डिजास्टर को मिटिगेट करने का ये एक फ्रेमवर्क है, सेंडाई फ्रेमवर्क। और ये 2030 तक का हमारा लक्ष्य है कि हम पूरे मतलब अपने देश में तो खैर करेंगे ही, कि इसको बेहतर हम कर सकें। और एक सर ब्रूनलैंड रिपोर्ट क्या है? हाँ, ब्रूनलैंड रिपोर्ट। ब्रूंडलैंड रिपोर्ट है एक। जो ब्रूनलैंड रिपोर्ट है ये भी पर्यावरण से रिलेटेड ही है। ये 1987 में आया था। इसको हम लोग वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसी में तो चिंता व्यक्त की गई थी ना, जिसके बाद एमडीजी और एसडीजी आया। सर जो यू 1987। हाँ, 1987 में यूएन ने एक रिसर्च कराया पूरे विश्व में पर्यावरण को लेकर के, जिसमें ये सामने आया कि भैया पूरा विश्व जो है ना वो खतरे में है पर्यावरण की दृष्टि से, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। और अगर समय रहते हमने एक्शन के साथ काम नहीं किया तो आने वाला समय बड़ा खतरनाक हो जाएगा। इसी को देखते हुए 2000 में एमडीजी मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया। तो एक तरह से ये एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट यूएन के द्वारा एक सर्वे कराया गया था। उस सर्वे में ये आया कि पर्यावरण के स्तर पे हम लोग बहुत ही मतलब अपने खतरे वाली स्थिति में हैं। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता है। तो वही ब्रूटलैंड रिपोर्ट है, 1987 में आया था। इसी के तहत हमारा एमडीजी और एसडीजी आया। जी सर, ये एक मैचिंग का था, लिस्ट वन टू लिस्ट मिलाना था, ये इसी से हम्म। रिलेटेड था। हम्म। सेंडाई फ्रेमवर्क में था आपदा जोखिम न्यूनीकरण, और ब्रूनलैंड रिपोर्ट के शायद हमारा साझा भविष्य होगा। बस यही और है। एक है बीजिंग घोषणा है। इसमें हमको लगता है पुरुषों एवं महिलाओं के बीच इक्वलिटी की बात की गई है। हम्म। बीजिंग घोषणा। और एक मॉन्टेरी सर्वसम्मति मैंने एक्सेप्टेंस है, विकास के लिए फाइनेंस डेवलपमेंट मतलब जो बिल्कुल। है। जो बीजिंग घोषणा आप कह रहे हैं ना, वो वुमन के लिए ही हुआ था 1995 में। जेंडर इक्वालिटी एंड वुमन एम्पावरमेंट के लिए ही हुआ था वो। ये सर चीन में हुआ था। ऑब्वियस ही बात है, बीजिंग चीन की का कैपिटल है ना, वहीं हुआ था। यस सर। ठीक है। सर एक एक क्वेश्चन और है, हम्म। हायर एजुकेशन है। जीईआर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में हायर एजुकेशन में नामांकित छात्रों की योग्य जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में मापते हैं कितने से कितने वर्ष के बीच? क्या है क्वेश्चन, फिर से रिपीट करिए। तो जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जीईआर होती है, हम्म। उसमें हायर एजुकेशन में जितने नॉमिनेशन जो स्टूडेंट होते हैं, वो किस ईयर से किस ईयर तक के होते हैं? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तो हर जगह, जैसे प्राइमरी एजुकेशन में अलग है, हायर एजुकेशन में अलग है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता सर पाऊंगा ना। सर हायर एजुकेशन में दिया है 18 to 25, 18 to 24, 18 to 21, 18 to 23। अच्छा, ग्रॉस हायर एजुकेशन में ऐसे तो स्टार्ट तो खैर 18 से 23 होना चाहिए। 18 से 23 होगा। 18 से 23 को हम काउंट करते हैं। 18 to 23। थैंक यू सर। ठीक है। 18 to 23 ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें मतलब इसको ध्यान में रखते हैं। यूनेस्को ने ये दिया है, यूनेस्को ने ये फार्मूला दिया है। तो 18 to 23 ये हायर एजुकेशन का मतलब सकल अनुपात है। चलिए, Can you repeat the question, sir? करिए, रिपीट करिए हैप्पी गुप्ता जी। वो सर ग्रॉस यही एन है कि जी जीईआर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में जो हायर एजुकेशन में नॉमिनेटेड स्टूडेंट है,
उनकी जो है एज लिमिटेशन क्या है? 18 to 24, 18 to 25, 18 to 21, 18 to 23। 18 to 23 ना अभी बनाया जाएगा ना। 18 to 23 होगा। ठीक है। हल्डन हल्डन कमीशन क्या है? हेलो।